हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडीयू एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? ये तो सभी को मालूम है, कोपरनिकस। ठीक है, ये कोपरनिकस ने इसका क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पोलैंड के थे, ये कहाँ के थे? पोलैंड के। कोपरनिकस कहाँ थे? पोलैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये क्या थे? खगोलशास्त्र भी थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने क्या किया? एक मतलब क्रांतिकारी सूत्र दिया जो पृथ्वी बताया ये अंतरिक्ष का केंद्र नहीं बल्कि क्या है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या बताया था? जो पृथ्वी है अंतरिक्ष का केंद्र नहीं है। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक थे यूरोप के, अरस्तु। इन्होंने बताया था कि जो भी हमारी पृथ्वी है ब्रह्मांड का केंद्र है, बट बाद में इनके थ्योरी को क्या कर दिया गया? गलत कर दिया गया, काट दिया गया। ठीक है, और बाद में कौन बताया? कोपरनिकस ने ही बताया क्या है, पृथ्वी जो हमारी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बट जो सूर्य है ये क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, और दूसरे पिंड इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो जो सूर्य है, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कह सकते हैं? तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? जो सूर्य है उसके चारों ओर घूमने वाले, तो उसको ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रह। अब आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। देखिए व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? या सूर्य हो गया या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड को क्या बोलेंगे? ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अनुसार हमारे जो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? हमारे सौरमंडल के ये ग्रह हैं। और 3 बौने ग्रह भी हैं। क्या नाम है इसका? देखिए यहाँ पे जो हमारे 3 बौने ग्रह हैं, इसका नाम है सीरिस, प्लूटो और एरिस। देखिए प्लूटो को क्या किया गया बाद में? ये इसको हमारे जो हमारा ग्रह है इसको हटा दिया गया बाद में। पहले था, पहले 9 ग्रह थे, बाद में प्लूटो को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो कोई भी ग्रह हो और उसके चारों ओर छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलेंगे? उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन सा ग्रह परिक्रमा कर रहा है? उपग्रह मून। क्या है ये? जो मून है क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है हमारे पृथ्वी के चारों। देखो, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यहाँ पे कौन है? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम के प्रतिपादक कौन है? इन्होंने ही सबसे पहले कौन बताया? केपलर। केपलर ने ही बताया जो भी ग्रह गति करते हैं क्या करते हैं? इनके नियम के बारे में बताया। इनके नियम को क्या किया? प्रतिपाद किया। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आइए, तो यहाँ पे है, खगोल विज्ञान में केपलर की ग्रहीय गति के 3 नियम इस प्रकार है। इनके 3 नियम हैं। सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य तथा कक्षा के नाभिक पर होते हैं। देखिए ये इनका था। देखिए पहला नियम कौन सा है? ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या था? जो भी ग्रह है
ग्रह के द्वारा सूर्य की परिक्रमा एक कक्षीय अवधि के अनुसार मतलब होता है, ठीक है ये। और इसके घन के क्या होता है, समानुपाती होता है। और तीसरा था, कोई भी ग्रह कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध सम्मुख अक्ष के घन से सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सौरमंडल में कितने हैं, 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है, हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा क्रम सही है, यानी बढ़ते दूरी के अनुसार। तो बढ़ते दूरी के अनुसार कौन हो सकता है, सूर्य से सबसे पहले बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और उसके बाद क्या हो जाएगा, मंगल, ये ठीक है। चलिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सब क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे ये उनको दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आइए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही। अब देखिए, पहले वाला था सूर्य से, अब ये है क्या चीज़, ये है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से करना है। तो पृथ्वी से इसका कौन सा हो जाएगा, सबसे हमारी नज़दीक कौन सी है, सबसे नज़दीक है आपका शुक्र हो गया, उसके बाद मंगल, बुध, इसका यही आंसर, एक सेकेंड, हाँ, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये क्या है, बढ़ते दूरी के अनुसार है, ठीक है। देखिए, पृथ्वी से दूरी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये है। अब देखिए, बढ़ती दूरी के, ये सूर्य से, ये क्या था पृथ्वी से, अब ये सूर्य से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम में, यानी क्या करना है इसको, अवरोही क्रम, ठीक है। तो जानेंगे अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी होती है, बृहस्पति, शनि, इसका आंसर हमको लग रहा है, इसका कौन सा आंसर हो सकता है, ए हो सकता है, हाँ, तो ए होगा। तो सबसे पहले बृहस्पति, ठीक है, सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। अब ये आकार के अनुसार ये कौन सा हो गया, आकार में सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। जो हमारी पृथ्वी है कितने नंबर पे आती है आकार के अनुसार, चौथे नंबर पे आती है। और दूरी के अनुसार 5वें नंबर, ऐसे गलत है, पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी चौथे नंबर पे है आकार के अनुसार। चलिए ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो निहारिकाएँ होती है, देखिए ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 2011 में ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये निहारिकाएँ, अब देखिए निहारिकाएँ क्या होती है, निहारिकाएँ का मतलब हो गया एक घना बादल, एक तरह का घना बादल, घना बादल को ही क्या बोलते हैं, निहारिका। इसको नेबुला भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा गैस होता है, जैसे आंतरिक बादल, इसमें होता है हाइड्रोजन गैस, हीलियम और धूल कण मिल के ये क्या बनाते हैं, और इसमें प्लाज्मा गैस भी उपस्थित होता है, ठीक है। ये सूर्य किसी अन्य तारों
की ओर परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूरज या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं, ये तो ग्रह बता चुके हैं। अब देखिए, खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा था, एक और क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। खोजा जाने वाला प्रथम क्षुद्र ग्रह सेरेस कब खोजा गया था, 1819 में ये खोजा जा चुका था। किसके द्वारा, ग्यूसेप पियाजी के द्वारा ये खोजा जा चुका था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग। ये भी बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिकतम होता है जब सूरज समीप आता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जब समीप आएगा तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इसी कारण से ना ये जब समीप आएगा तो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाता है, जो चक्कर बहुत तेज़ लगाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। लगभग कितने हैं, 89 तारामंडल। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है इसमें, तो सबसे बड़ा तारामंडल आपका हो जाएगा हाइड्रा, यानी हाइड्रा क्या है, सबसे बड़ा तारामंडल। और तारामंडलों की संख्या कुल कितनी है, 89 है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ना मंगल पे। अब जानिए, जो निक्स ओलंपिया है हमारे माउंट एवरेस्ट से, जो भी हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे कितना गुना, 3 गुना बड़ा है। क्या है, 3 गुना बड़ा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, निक्स ओलंपिया की लगभग 24 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। अगर कोई पूछ दिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत कौन है, तो क्या बताएंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पे है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितना है, 8,848 मीटर के करीब में ये है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव ग्रह का मतलब हो गया आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये क्या है, पार्थिव ग्रह है। ये मतलब अंदर वाले ग्रह, इनको क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये बार बार पूछा जा चुका है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें या याद कर लें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया कि बुध क्या है, पार्थिव ग्रह है, शुक्र भी है, मंगल भी है। बट जो शनि है पार्थिव ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब क्या है, पार्थिव ग्रहों के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या पृथ्वी बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये भी कितने हैं, ये भी 4 हैं। ये कौन कौन से हैं, ये हमारे हो गए बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये सब क्या है, ये बाह्य ग्रह हैं। और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और आंतरिक ग्रहों की संख्या ये भी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। यानी कौन से ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति के अंदर, मतलब ये यानी बाह्य ग्रह में नहीं है, ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो शनि बाह्य ग्रह है, अरुण वरुण भी है, मंगल नहीं है। कौन नहीं है, मंगल नहीं है।
तो बाह्य ग्रह कितने होते हैं? बाह्य ग्रह 4 होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बाह्य ग्रह हमारे होंगे बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा और वरुण हो जाएगा। ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो हमारा बाह्य ग्रह इतना हो गया और आंतरिक ग्रह भी 4 होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वार्मावर्त घूमते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो शुक्र और अरुण, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रहों को छोड़कर सभी क्या करते हैं? यही 2 ग्रह हैं जो वार्मावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है? शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। जो शुक्र है क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और सूर्य से दूसरा, सौरमंडल का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये सब फैक्ट है, कुछ आगे बहुत सारी ये काम आएगी एग्जाम में। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह आकाश में सबसे क्या होता है? चमकीला पिंड है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। ये क्या है? ये इसे भोर का तारा और सांस का तारा भी कहा जा सकता है और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। ये सब इसका फैक्ट है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो एक एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता तो ये बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य को ही कहा जाएगा क्योंकि सूर्य के ही चारों तरफ क्या करते हैं? सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये क्या है? सौरमंडल का इसे केंद्र भी कहा जा सकता है। इसी के कारण जितने भी हमारे धरती पे रहने वाले जीव, पशु, जंतु ये हैं, सब क्या है? उसी के कारण जीवित हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, देखिए ये पूछा जा चुका है आपको आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे, बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आइए जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो ये कौन है? अभिनव तारा। इसको क्या इसका क्या नाम है? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में इसको क्या बोला जाता है? विस्फोटी तारा। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानिए इसका थोड़ा सा जो अभी देखिए इसको क्या बोलते हैं। इसको सुपरनोवा तारा भी, ब्रह्मांड में सुपरनोवा, इसको सुपरनोवा भी बोला जाता है। अभिनव तारा को सुपरनोवा तारा ही बोला जाता है। ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटना इसको बोला जाता है। ये जब विस्फोट होता है ना, तो ये ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक दुर्घटना बोला जाता है, जिसमें बहुत से पुराने तारे अपने अंतिम क्षणों में होते हैं। कि इसमें क्या होता है ना, जितने बहुत सारे पुराने तारे होते हैं वो अब मतलब टूटने के कगार पे होते हैं। तो क्या इसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद या तो ये बहुत शक्तिशाली विस्फोट होता है। तो इसमें क्या होगा, या तो एक नए तारे का बनना शुरू हो जाएगा या पुराने तारे के विस्फोट के बाद ये सफ़ेद ड्वार्फ में बदल जाएंगे। ड्वार्फ देखना, बहुत सारी जो छोटी छोटी आकाश में होते हैं वो क्या है? ड्वार्फ है। ये सफ़ेद ड्वार्फ में बदल जाएंगे या फिर से कोई नया तारा का निर्माण होगा। जब सुपरनोवा तारा की प्रक्रिया हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा रोशनी प्रसारित होती है। क्या होता है ना, जब विस्फोट होता है तो बहुत मतलब रोशनी इतना चमकीला कि पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को पीछा छोड़ सकती है। जितने पूरे ब्रह्मांड की रोशनी को ये क्या कर सकती है? पीछे छोड़ सकती है जब ये विस्फोट होगा। तो मतलब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि सुपरनोवा जो तारा है, जब ये विस्फोट होता है तो अंतरिक्ष में सबसे खतरनाक ये घटना मानी जाती है इसको। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो ये कोपरनिकस ने ही खोजा था सबसे पहले। कोपरनिकस ने कि जो भी हमारी पृथ्वी है क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ जानेंगे। ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के थे। ये गणितज्ञ भी थे और ये क्या किए थे? इन्होंने सबसे पहले बताया था कि वो तो पहले भी आपको बता चुके हैं, जो भी हमारी अंतरिक्ष है क्या है, मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष का
अंतरिक्ष का ये केंद्र नहीं है। और एक अरस्तु थे जिन्होंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है ब्रह्मांड का केंद्र है, बट बाद में उनके मॉडल को क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। ठीक है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के केंद्र माना यानी हेलियोसेंट्रिज्म मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरे यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर चलता था, अरस्तु पे विश्वास करता था। मान लिया गया था कि जो भी हमारी पृथ्वी है क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, और ऐसे हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ये दोस्तों तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिन्हें प्राचीन भारतीय क्या ग्रह मानते थे? तो सूर्य क्या है? सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है जिन्हें क्या कहा जाता था, सूर्य को पहले जो भी प्राचीन भारतीय थे इनको क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। अब जानते हैं सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी पृथ्वी से औसतन लगभग कितना दूरी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ये दूर स्थित है। कितना है? 14 करोड़ 96 लाख दूर स्थित है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना लगता है? 8.3 मीटर का समय लगता है। तीसरा फैक्ट है, सूर्य की सतह का निर्माण कैसे हुआ है? तो सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम और कार्बन से मिलकर हुआ है, लेकिन सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम ये सब मिलकर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस यानी जो सूर्य बना हुआ है कौन कौन से गैस से मिलकर बना हुआ है? तो सबसे अधिक इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखिए अब जानते हैं कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितना प्रतिशत हीलियम है। ये क्या है? सूर्य एक विशाल क्या है, आणविक बादल के हिस्से से ढकने से करीब 4.5 अरब तो हम जानते हैं क्या है, हाँ आणविक बादल है, हिस्से से ढकने से करीब 4.57 अरब पूर्व गठित हुआ। ठीक है, गठित हुआ, जो अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। जो हमारा सूर्य है क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, और शायद इन्हीं के कारण लगभग तारा भी बना होगा इससे ही। हाइड्रोजन का प्रतिशत है 74% और हीलियम कितना है? 24% है इसमें। तो ये क्या है, बहुत ही विशाल क्या है, एक आग का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो जो भी सूर्य का मध्य भाग होता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल बोला जाता है, जिसको फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल क्या है ना, किसी तारे के बाहरी खोल है। ठीक है ना, किसी तारे का बाहरी खोल है। ये क्या है, कोई भी तारा होगा उसके बाहरी खोल जिसमें प्रकाश निकलता है उससे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश मंडल बोल देते हैं। ठीक है, और जो हम सूर्य को देखते हैं क्या देखते हैं? प्रकाश मंडल को ही देखते हैं। मतलब जो भी उसका हम भाग देखते हैं, कौन सा भाग? यानी प्रकाश मंडल का भाग ही हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश मंडल का भाग हम देख पाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर भी बोला जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य का सतह होता है, सतह यानी सतह वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे वर्ण मंडल बोला जा सकता है। इसको सूर्य के ऊपर वाला जो सतह होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण मंडल। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ये कहाँ स्थित होता है? ये ना जो प्रकाश मंडल होता है ठीक उसके ऊपर स्थित होता है। प्रकाश मंडल यानी जो फोटोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर के ठीक ये ऊपर स्थित होता है कौन? वर्ण मंडल। यानी क्या है, जो भी यानी हमारा सूर्य है, सूर्य का ये सतह वाला भाग है। ठीक है, अब देखिए ये लगभग कि फैला हुआ है 11,200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये 11,200 किलोमीटर में ये क्या हुआ है? फैला हुआ है।
चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सूर्य सदैव पूरब से इसलिए निकलता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण से सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। तो जो भी हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने ध्रुव पे जो भी उसका ध्रुव है ये क्या है, यानी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, इसी कारण धरती क्या हो जाता है, केवल पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। साथ ही अपने उत्तरी ध्रुव के ऊपर देखें तो सूर्य की परिक्रमा बर्मा आवर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ये करती है। इसी कारण से क्या होता है, जो भी हमारी मतलब सूर्य है ऑलवेज कहाँ से होता है, यानी पूरब से ये निकलता है। और इसी कारण से अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी ना तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। इसी कारण से क्या होगा, ऋतु परिवर्तन भी होता है और रात दिन भी इसी कारण से होता है। अगर पृथ्वी रुक जाए तो सब चीज़ रुक जाएगा। क्या होगा, ना ही ऋतु परिवर्तन होगा और ना ही रात होगा और ना ही दिन होगा। जिस स्थिति में होगा उसी कंडीशन में रह जाएगा। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चंस आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो ये ना कब यानी 21 मार्च को, ये 21 जून को, सॉरी 21 जून को ये क्या होता है, दिखाई देता है 21 जून को। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं ये क्यों दिखाई देता है। तो नॉर्वे में ना क्या होता है, जब सूर्य क्या होता है, जब उत्तरायण यानी उत्तर की तरफ रहता है तो उस समय अक्षांश यानी दिन की अवधि लगभग 18 से 14 घंटे तक रहती है। जो भी है दिन की अवधि क्या रहती है, जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो वहाँ पे अक्षांश यानी दिन की अवधि 18 से 24 घंटे तक रहती है। अर्थात क्या होता है ना, उस गोलार्ध में जब अर्धरात्रि रहती है तो नॉर्वे जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सूर्य चमकता रहता है, यानी वहाँ पे दिन अधिक समय तक रहता है। इसी कारण से वहाँ पर सूर्य क्या होता है, अधिक समय तक चमकते रहता है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसको। और ये सब कहाँ होता है, अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में ये होता है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। इस यानी अंटार्कटिका है हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाले भाग में है, ठीक है। तो ये वहीं पे ये घटना हो सकती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉर्वे में अर्धरात्रि के मतलब समय सूर्य क्यों चमकता है। इसी कारण से चमकता है, जब सूर्य उत्तरायण रहता है तो वहाँ पे दिन की अवधि कितनी हो जाती है, 18 से 24 घंटे के बीच में। इसी कारण से वहाँ पे जब यानी रात को भी लगता है कि सूर्य क्या हो रहा है, चमक रहा है। और ये हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। जो भी एक ग्रह है तो सूर्य से और उस ग्रह के बीच के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपसौर बोला जाता है। अपसौर यानी अपसौर का मतलब है जो पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी होने पर क्या बोलेंगे, अपसौर बोला जाता है। तो हाँ, एक ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अपसौर बोला जाता है। अपसौर का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी होने पर उसको क्या बोलेंगे, अपसौर। और ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को, ठीक है। तो ये 4 जुलाई को अपसौर होती है, यानी पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से अधिकतम दूरी उसी दिन पे हो जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। और ये कब होती है, 4 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जैसे यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच के न्यूनतम यानी कम से कम दूरी को क्या बोला जाता है, तो उपसौर बोला जाता है। उपसौर। और ये उपसौर क्या है, तो उपसौर के बारे में जानेंगे। जब सबसे नज़दीक होता है ना सूर्य नज़दीक होगा किसके, पृथ्वी के नज़दीक होगा तो ये क्या होगा, सबसे कम दूरी बोला जाता है। और ये कब होता है, 3 जनवरी को।
ये कब होगा, ऑफशोर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में, जैसे एसएससी में तो ये बहुत बार इसको रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके बीच की औसत दूरी, बोल रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये क्वेश्चंस कहाँ पूछ चुका है, जेपीएससी में, यानी झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चंस 2011 में ये पूछा है। कब पूछा है ये, 2011 में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है, यानी झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पीसीएस एसएससी एग्जामों में इसको रिपीटेड किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, जो भी हमारे बीच के यानी किसके किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पृथ्वी तथा सूर्य। ठीक है, अब आइए जानते हैं कुछ थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होता है तो बहुत ही मतलब जल्दी याद होता है और अच्छा भी लगता है सुनने में। चलिए तो हमारा है, देखिए खगोलीय एकक क्या है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच की जो मध्य दूरी है लगभग कितनी है, 14,95,98,000 किलोमीटर लगभग में इसकी दूरी है, यानी 14,95,98,000 किलोमीटर क्या है, ये दूरी है किससे, हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच। इससे अस्थाई मानकर क्या होता है, सौर मंडल को इसको क्या बोला जाता है, न्यूनतम दूरी में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा ये अन्य मापों में भी प्रयोग किया जाता है, किसी और चीज़ का दूरी मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की दूरी से ही और ग्रहों की दूरी को भी मापा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है। तो मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ये क्या होता है, ये तो आपको बता चुके हैं उस समय, ये कहा वहाँ पे क्या होता है, दिन लगभग 18 से यानी 18 से 24 घंटे तक रहती है। इसी कारण से क्या होता है, अर्थात उसी गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में क्या होता है, अर्धरात्रि रहती है। इसी कारण वो सूर्य वहाँ देर तक चमकने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे इसका अर्थ हो गया कि इसको मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है, वहाँ सूर्य अधिक देर तक चमकता है। चलिए तो ये रहा आज का हमारा 30 क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी एग्जामों में क्या ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन यानी जो भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने एक अगले